everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to begin with the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Guys, this act is very short and an easy one. We'll be covering all the important 13 sections of this act. So guys, stay in touch with my lectures. Guys, today we'll be beginning it with a brief introduction as always as to what Hindu Minority and Guardianship Act talks about. Guys, this act came into force on 25th of August 1956. इस एक्ट का जो प्रियम्बल है वो ये बोलता है कि इट इज़ एन एक्ट विच इज़ टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप अमंग हिंदूज. नाउ दिस इज़ वेल क्लियर कि हिंदूज पे ही ये एप्लीकेबल होगा. हिंदूज कौन होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज यू ऑल माइट हैव रेड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. उस टाइम पे हु इज़ अ हिंदू, ये कॉन्सेप्ट को इन ग्रेटर डिटेल हमने डिस्कस किया था. गाइस, आज हम ये देखेंगे कि ये एक्ट जो है ना उसने क्या किया. कुछ हमारे ऐसे ट्रेडिशनल ओल्ड या शास्त्रिक हिंदू लॉ था जिसके लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को इस एक्ट ने अमेंड किया एंड कोडिफाई कर दिया. आफ्टर कोडिफिकेशन जो हमारे पास निकल के आया वो था द हिंदू मैरिज एक्ट, the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. I hope guys this thing is quite clear to you. Now here they say that amend का मतलब क्या होता है, to make changes, to make alterations and modifications, as simple as that. तो जो हमारा ट्रेडिशनल हिंदू लॉ था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए. राव कमेटी थी एक, उन्होंने 1940s में बहुत सारे चेंजेस करे और उसके बाद उन चेंजेस को कोडिफाई कर दिया. कोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगा देना, सेक्शन वाइज लगा देना, इज व्हाट कोडिफिकेशन इज. अब गाइस यहाँ पे टॉक अबाउट सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ. यहाँ पे लॉ कौन सा लॉ है, बिकॉज ये लॉ 1956 में आया तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि हमारे पास माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं था. ये जो लॉ था, देयर वाज अ लॉ अराउंड 1850s में, 1 century बैक द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. हमारे पास एक कोड नहीं था, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, बट हमारे पास ट्रेडिशनल हिंदू लॉ था जो इस कॉन्सेप्ट को रेगुलेट करता था. बट गाइज उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो यूनिफॉर्म नहीं था. 1 century बैक था, उसी को फॉलो करते थे, बट द थिंग इज कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. हमें पता है कि हमारे हिंदुइज्म में और फॉर दैट मैटर किसी भी अदर रिलीजन में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिताक्षर एंड दया भागा, तो हर एक स्कूल ऑफ थॉट का अपना रिचुअल था, अपना बिलीफ था, उसी अकॉर्डिंग वो इन मैटर्स को रेगुलेट करते थे. यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इसीलिए गाइस देयर केम अ नीड कि हम लोग यूनिफॉर्मिटी लेके आए हमारे लॉज में जो ऑल हिंदूज पे अलाइक एक तरीके से एप्लीकेबल होंगे. सो गाइस व्हाट हैपेंड इज कि 1940s में, ठीक है, सर बेनेगल नरसिंह राव की चेयरमैनशिप के अंडर राव कमेटी थी. उन्होंने क्या किया, they undertook this task of codifying this Hindu Minority and Guardianship Act. ये जो ट्रेडिशनल लॉज थे, अब हमारा जो ये एक्ट हम रीड करेंगे इसके बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं जो हमारे ट्रेडिशनल हिंदू लॉ से ही उठाए गए हैं. थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर दी, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दिए टू मीट दी नीड्स ऑफ चेंजिंग टाइम्स और इसको कोडिफाई कर दिया. बहुत सारे सिमिलर भी हैं बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस करके इसको कोडिफाई कर दिया. राव कमेटी ने 1940s में किया था एंड बाय 1956 फाइनली हमारे पास ये एक्ट तैयार हो गया. 25th of August 1956 को हमें ये मिल गया. सो गाइज, इन ऑर्डर टू इवॉल्व अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ हिंदू लॉ ऑन माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप which would be applicable to all Hindus alike in a similar way, certain changes, certain alterations and amendments were made and finally this code came into existence in 1956. I hope this thing is quite clear to you. अब गाइज हमारे पास एक ट्रेडिशनल हिंदू लॉ था जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट गाइज सिमिलर इसी के जैसे 1890 में, 1850s में हमारे पास ट्रेडिशनल लॉ था, 1890 में हमारे पास एक गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट आया. Guys, a point to be noted is that Guardians and Wards Act is a secular act, unlike Hindu Minority and Guardianship Act. वो एक्ट सेक्युलर है, उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो गार्डियंस एंड वार्ड्स के साथ डील करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, दोनों ही एक्ट जो हैं गाइस दे आर क्वाइट सप्लीमेंटल टू ईच अदर. जो भी हमारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में, दे आर सप्लीमेंटल एंड आर इन एडिशन टू गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट, बट दे आर नॉट डेरोगेटरी टू ईच अदर. एक दूसरे के इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. हमें दोनों ही एक्ट्स के लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना होता है जब हम इन एक्ट्स को स्टडी करते हैं, बिकॉज ये एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है. इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट साइलेंट है, तो वहाँ पे हमें गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890 की रेफरेंस लेनी पड़ती है. सो दीज टू स्टैट्यूट्स हैव टू बी कंस्ट्रूड
harmoniously, one being a personal law, the other is a secular act. I hope guys this thing is quite clear to you. So guys, moving on to the concept of minority, हम minority को भी discuss करेंगे briefly and guardianship को भी discuss करेंगे in our introductory lecture. So guys, आपको पता है कि Indian Majority Act 1875 के तहत जिस इंसान ने 18 years of age complete कर ली है वो होगा major और उसके नीचे वो इंसान होगा minor. And if in case before completing the age of 18 years a person has a guardian appointed by the court, उसकी जो age of majority है वो it is raised from 18 to 21 years of age. I hope this thing is quite clear to you. अब guys question ये आता है, minority का concept इतना ही है, question ये आता है कि why do we need a guardian for a minor? एक major के लिए guardian की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी गार्डियनशिप वर्ड आपको दिखेगा इट इज़ अंडरस्टूड कि वो एक माइनर के लिए हमें गार्डियन की ज़रूरत है. क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड अ गार्जियन टू टेक केयर ऑफ अ माइनर. इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्योंकि गाइज इट इज़ कंसीडर्ड कि जो एक माइनर बच्चा होता है that child is intellectually and physically imperfect and immature, and that person is not likely to form a rational judgment so as to protect his own interests. कोई भी इंसान उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, so he needs somebody's protection. वो प्रोटेक्शन किसी भी इंसान की हो सकती है, बी इट मदर फादर, ठीक है, मैटरनल साइड से कोई भी हो सकता है, पैटर्नल साइड से भी कोई हो सकता है, और इवन कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है. उसी इंसान को हम लोग गार्जियन कहते हैं. सो गाइज यही लिखा है सेक्शन 4 क्लॉज बी ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में कि गार्जियन का मतलब होता है कि गार्जियन इज अ पर्सन हैविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी. मतलब या तो माइनर का ख्याल रखना, उसके इन पर्सन का या उसके प्रॉपर्टी का, या दोनों का, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं. अब गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गार्जियन ऑलवेज स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू अ माइनर. जो भी माइनर होगा उसके साथ गार्जियन का एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा, विच मीन्स रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस. सो हम ये मान के चलेंगे कि गार्जियन के पार्ट पे कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा. गार्जियन ऑलवेज हैज़ टू एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. वो जिस अपनी अगर उसको इस सिमिलर कोई सिचुएशन कन्फ्रंट हो तो जिस तरीके से वो अपने केस में एक्ट करेगा प्रूडेंटली, उसी तरीके से उसको माइनर के केस में भी एक्ट करना है एज इफ वो उसी की सिचुएशन है. आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. एंड गाइज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि माइनर जो होता है ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसा लेना इन रिटर्न फॉर योर सर्विसेज. क्योंकि माइनर का एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप होता है, सो ही इज़ नॉट जनरली एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन. लेकिन बहुत बार गाइस ऐसा होगा कि क्योंकि गार्डियन ने शायद से माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करी हैं आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, या उसका कोई भी ऐसा नेसेसिटी का खर्चा होता है, तो कोर्ट क्या करता है समटाइम्स वो क्या करेगा, कोर्ट में सैंक्शन पेमेंट ऑफ सर्टन चार्जेस टू द गार्जियन. अदरवाइज एज अ जनरल रूल गार्जियन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन. आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि गार्जियन जो भी कुछ करेगा ही और शी हैज़ टू डू एवरीथिंग इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. अगर आप माइनर की प्रॉपर्टीज़ को डील करते हो, उसके किसी बिजनेस के साथ डील करते हो, या फिर कोई भी उसके अफेयर्स हैं, पर्सनल अफेयर्स और प्रॉपर्टी के अफेयर्स जो होंगे, यू हैव टू एक्ट इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. जो भी उस माइनर के लिए अच्छा होगा उसी तरीके से प्रूडेंटली आपको एक्ट करना है. बिकॉज गाइज जो हमारा गार्जियन होगा उसके पार्ट पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं चलेगा, बीइंग इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद अ माइनर. आई होप आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी है, माइनर क्या करता है वो भी क्लियर हो चुका है, और माइनर को हम क्यों अपॉइंट करते हैं, क्यों किसी गार्जियन को हम क्यों अपॉइंट करते हैं, और क्यों किसी माइनर को किसी गार्जियन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. अब गाइज हम लोग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में 4 टाइप्स ऑफ गार्जियंस के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे. पहला होता है नेचुरल गार्जियन, जिसको हम लोग सेक्शन 6 में डिस्कस करेंगे. सेकेंड इज टेस्टामेंट्री गार्जियन, जिसको हम सेक्शन 9 में डिस्कस करेंगे. थर्ड इज डी फैक्टो गार्जियन, जो हम सेक्शन 11 में डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव डी ज्योरे गार्जियन. डी ज्योरे गार्जियन को हम लोग बोलते हैं गार्जियन अपॉइंटेड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. कोर्ट जब किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट करते हैं उसको आप डी ज्योरे बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. उसी को आप सर्टिफाइड गार्जियन भी कहते हो. अब गाइस पॉइंट ये है कि नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड डिफैक्टो गार्जियन को तो हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है, इन ग्रेटर डिटेल. बट गाइस जो डी ज्योरे यानी कि सर्टिफाइड गार्जियंस होते हैं, ये किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, इनका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, इनकी क्या क्या पावर्स एंड लिमिटेशंस रहती हैं, दे हैव बीन टॉक्ड अबाउट अंडर गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890.
I've told you 1890 इस एक्ट के आने से पहले गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट भी हुआ करता था अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल हिंदू लॉ। तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में ऑलरेडी लिखा है कि अगर कोई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होती है, हाई कोर्ट्स के पास इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है टू अपॉइंट और टू डिक्लेयर समबडी एज अ माइनर्स गार्जियन। सो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किस तरीके से अपॉइंट करेगा, क्या क्या उसकी पावर्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, दे हैव ऑल बीन टॉक्ड अबाउट अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। सो वी कैन से दैट इट इज आउट ऑफ पर्व्यू ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। इसीलिए हम डी जॉरे गार्डन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एज फार एज दिस एक्ट इज कंसर्न। विल स्टिक टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अदरवाइज गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक्ट्स, दोनों स्टेट्यूट्स सप्लीमेंट्री हैं, दे आर इन एडिशन टू इट। बहुत सारी चीज़ों पे हमारा ये वाला एक्ट साइलेंट रहेगा, तो हमें हार्मोनियसली दोनों स्टेट्यूट्स को कंस्ट्रक्ट करके ही चलना है। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। मोरोवर गाइज, एक और तरीके का गार्जियन होता है विच इज़ गार्डियनशिप बाय एफिनिटी। बहुत कुछ ज़रूरी नहीं है, इसकी सिर्फ एक आपको ब्रीफ पता होना चाहिए। गार्डियनशिप बाय एफिनिटी का मतलब होता है गार्जियन ऑफ अ माइनर विडो। माइनर विडो का मतलब क्या हुआ गाइस कि एक ऐसी गर्ल, माइनर गर्ल हुज हस्बैंड हैड डाइड, तभी तो वो विडो बन गई बीइंग अ माइनर। अब क्योंकि वो माइनर है तो उसको किसी ना किसी की केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो गार्डियनशिप बाय एफिनिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ फादर और मदर, वो जो माइनर विडो है उसके गार्जियन के लिए प्रेफरेंस उसके फादर इन लॉ को या उनके रिलेटिव्स को दी जाएगी। आफ्टर अ माइनर गर्ल्स हस्बैंड हैड डाइड शी हैड बिकम अ विडो। अब उसकी गार्जियनशिप की जो प्रेफरेंस है वो उसके फादर इन लॉ और उनके रिलेटिव्स के पास जाएगी, प्रेफरेंस उसके फादर या मदर को नहीं मिलेगी। बट गाइज अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा ही होगा। इट इज़ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड और द माइनर विच इज़ ऑफ पैरामाउंट कंसीडरेशन। अगर उसकी वेलफेयर कहती है कि उसकी गार्डियनशिप उसके फादर एंड मदर के पास जानी चाहिए, तो उसके फादर एंड मदर विल बी प्रेफर्ड ओवर हर फादर इन लॉ एंड हिज रिलेटिव्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। गार्डियनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ केयर एंड प्रोटेक्शन होता है कि आपको उस इंसान की केयर करनी है एंड प्रोटेक्शन करनी है। एंड गाइस, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट गार्डियनशिप एंड कस्टडी आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। डू नॉट इंटरमिंगल देम, एक जैसे नहीं होते हैं। कस्टडी मे बी विद वन एंड गार्डियनशिप विद द अदर, ये कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। आई होप गाइस ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। ये हिंदूज पे एप्लीकेबल होगा। माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ छोटा सा है, 18 ईयर्स बिलो। एंड देन वी हैव गार्डियनशिप, जिसको सेक्शन 4 क्लॉज बी में डिस्कस किया गया है। 4 टाइप्स ऑफ गार्डियंस हैं, जिसमें से 3 गार्डियंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर डिफरेंट लेजिस्लेटिव प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be trying to reply to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.